जय हिंद बच्चों। बच्चों आज का जो हमारा सेशन है वो नेक्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर जो है हम लोगों ने बात किया था। उसमें हम लोगों ने देखा कि पूरे जो है एक पैराबोलिक फैमिली का एक कर्व मिलता है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं समराइज किए देता हूं। ये देखा गया था, ये हमारा क्या लिखा है, एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये क्या लिखा है वाई एंड वाई डैश। ये क्या मिला था मुझे, वाई इक्वल टू है ना एक्स स्क्वायर, फिर ऐसे एक फैमिली मिली थी उसकी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसे दूसरा मिला था ना वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ऐसे नीचे वाला एक फैमिली मिला था वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये माइनस वन। और उसके एक जो है फॉर पॉजिटिव है ना डिस्टेंस पर ये मैंने क्या देखा था कि ये सब अलग अलग पॉइंट थे। ये पी नोट था, ये क्या था पी वन, दैट इज पी टू एंड दैट इज व्हाट पी माइनस वन। और इन पॉइंट्स पे हमने क्या ड्रॉ किया था बेटा, एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, यू कैन से दैट है ना। ऑब्जर्व दिस सिचुएशन, एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया था एंड वी ऑब्जर्व दैट व्हाट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ए कांस्टेंट। इधर भी आप मान सकते हैं, पॉजिटिव के लिए भी ले सकते हैं और नेगेटिव के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सबका टेंजेंट स्लोप था बेटा, तो सारे टेंजेंट क्या थे, ये मुझे पैरेलल मिले थे। ठीक है, इनका सबका स्लोप क्या था, एक था। एक सिचुएशन यहां से मुझे ये मिला था, एक कंक्लूजन मिला था थ्रू द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। और मुझे ये मिला था, क्या मिला था कि इंडेफिनिट इंटीग्रल रिप्रेजेंट, क्या बताया था, इंडेफिनिट इंटीग्रल है ना रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, क्या कह रहा है, फैमिली ऑफ कर्व रेदर देन द सिंगल कर्व। यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ने एक रिजल्ट दिया था और क्या दिया था कि इंडेफिनिट इंटीग्रल हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व रेदर देन ए सिंगल कर्व। ठीक, ये हमारा एक कंक्लूजन था बेटा, ये हमारा एक रिजल्ट था। उस वीडियो में थोड़ा सा एक स्किप हो गया था, इंडेफिनिट इंटीग्रल की तरह जो है के प्लेस पर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है एक्सप्लेन में आ गया था, तो उसको जो है इस वीडियो में सही किया गया है। ठीक है, अब बच्चों आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। व्हाट दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। चूंकि इंटीग्रल कैलकुलस का ब्रांच जो है काफी लंबा है ना, तो एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग चलें ताकि आगे जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोगों को है ना उतना ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। अगर जो कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तब तो सब प्रॉब्लम है भाई। तो उसमें पहला चीज क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। क्या भैया, इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी हमारा यही था, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या कहा, ये स्टेटमेंट और एक जो है मैकेनिज्म प्रोसेस के तौर पर यू कैन कंसीडर इट एज ए डेफिनेशन। ठीक है, तो ये क्या था, इंटीग्रेशन इज द इंटीग्रेशन इज द क्या लिखा, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या कहा, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हमारा था पॉइंट।
ठीक है बेटा, क्या देखा गया था कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट ये है कि दो फंक्शन हैं और अगर जो उनके इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या है, इक्वल हैं, तो दे मस्ट बी इक्विवेलेंट, यानी कि वो क्या होंगे, एक ही फैमिली के जो है मेंबर होंगे, एक ही फैमिली के कर्व होंगे, ऐसा वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, में पहले उसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, है ना। क्या कहा है, इफ indefinite integral of two curves, है ना, is equal, then they will be what, equivalent। तो हमारे क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसके स्टेटमेंट पे आगे जो है प्रूफ मैथमेटिकल अप्रोच पर आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया, ये आप लोग अच्छे तरीके से जो है वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसके प्रूफ पर, बेटा लेट हमने जो मान लिया है कि हमारे पास ये दो फंक्शन है, एक तो इंडेफिनिट इंटीग्रल है ना, एफ एक्स का हो जाएगा एडीएक्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल जी एक्स और डी एक्स का। ठीक है, तो दोनों का डेरिवेटिव इक्वल होगा। इफ डेरिवेटिव, है ना, स्टेटमेंट लिखा क्या, इफ डेरिवेटिव भूल गए भाई इसमें, इफ डेरिवेटिव ऑफ, है ना, टू फंक्शन जिनका इंडेफिनिट इंटीग्रल किया गया है, थोड़ा सा इसको और सही से लिख दिया जाता है, इफ डेरिवेटिव ऑफ टू इंडेफिनिट इंटीग्रल कर्व, है ना, ऑफ टू इंडेफिनिट, है ना, इंटीग्रल कर्व इज इक्वल, या इक्वल है, तो क्या होंगे, देन दे मस्ट विल बी इक्विवेलेंट, देन दे मस्ट बी इक्विवेलेंट, यानी कि दो फंक्शन हैं, उनका इंडेफिनिट इंटीग्रल का डेरिवेटिव अगर जो इक्वल है तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, यानी वो एक ही फैमिली के कर्व होंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये मैं कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या लिखा है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स, है ना। आप इधर ले आइए, डी बाई डी एक्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, जी एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब इधर से क्या हो जाएगा आपका, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। तो यह आपका क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, और ये माइनस सी उधर जाएंगे तो प्लस सी। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, हेंस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन, है ना। इसमें आप ये जानेंगे फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू रियल नंबर भाई, क्योंकि पूरी अभी मैंने क्या पढ़ा इंटरप्रिटेशन में, क्या सिचुएशन में बताया मैंने, फाइनल स्टेटमेंट, ये फैमिली ऑफ कर्व को बताता है। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल थ्रू द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला, ये हो जाएगा, एंड इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस सी टू, है ना, फॉर ऑल, यहां पर आप लिख दीजिए C1 एंड C2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, और सेम फैमिली ऑफ कर्व, है ना, एक ही कर्व के जो है फैमिली है, एक ही फैमिली के कर्व है ना, आर फैमिली
है ना, आर कर्व ऑफ सेम फैमिली, या फंक्शन आर क्या लिख देंगे, कर्व ऑफ क्या है जी, सेम फैमिली, हेंस है ना, दे विल बी इक्विवेलेंट। एक स्टेटमेंट है मेरा आ गया, तो ये मैंने क्या लिखा, इफ डेरिवेटिव ऑफ टू इंडेफिनिट इंटीग्रल, है ना, कर्व या फंक्शन, आप इसको जो है रिमाइंड कीजिएगा, क्या कह रहा है, इफ डेरिवेटिव ऑफ टू इंडेफिनिट इंटीग्रल, है ना, यहां पर फंक्शन मैंने लिख दिया, आप उसको कर्व मानिएगा, है ना, इज इक्वल देन दे मस्ट बी इक्विवेलेंट, तो यानी कि वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट। तो ये मैंने रिजल्ट जो है फाइंड आउट किया। अगला है बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये क्या कह रहा है, ए हो गया, बी हो गया, सी वाला ये है कि ये जो इंटीग्रल किया गया है, ठीक है, ये दो फंक्शन है हमारे, एफ एक्स और प्लस जी एक्स, है ना, इंटू डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इस पर अलजेब्रिक ऑपरेशन लग जाएगा, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ये एफ एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रल ऑफ ये क्या हो जाएगा, जी एक्स डी एक्स, एक तो ये मेरा हो जाएगा, और उसके बाद में डी वाला हमारा हो जाएगा, एक कोई कांस्टेंट है ना, इसके साथ, तो जब इंडेफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा बेटा, तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और इसी फंक्शन का ही इंटीग्रल होगा, ठीक है, और ई वाले में और कई फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये इंटीग्रल हमारा क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, जैसे ये k1 यहाँ पर लिखा है f1x, या और भी जो भी फंक्शन है fx लिखा हुआ है dx, और प्लस यहाँ पर क्या लिखा है k2x, ये gx लिखा हुआ है ना, dx, प्लस यहाँ पर ये क्या लिखा है इंटीग्रल ऑफ k3, ये अगला क्या लिखा हुआ है ये hx ऑफ dx एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वही चीज, यहाँ पर k1 बाहर हो जाएगा, fx dx, इसमें क्या बाहर हो जाएगा k2, है ना, दैट इज कंसीडर एज ए आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इंटीग्रल की फिलोसफी यही कहती है कि भैया कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, एक हो, 100 हो, 1000 हो, 1 करोड़ हो, जितना भी हो, वो इसी से क्लियर है, लेकिन ये थोड़ा स्टैंडर्ड है ना फॉर्मेट का, तो मैं इसको भी जो है दिखा देता हूँ। ये k2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल क्या हो जाएगा gx ऑफ ये dx, और प्लस ये क्या हो जाएगा k3 बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ ये क्या हो जाएगा hx dx एंड सो ऑन। ये मेरा हो गया है, ठीक है बेटा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज पर जो है हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कस किया है। अब अगले जो है हम लोग जो है इन सारे प्रॉपर्टीज पर तो बात तो कर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट पर बात कर चुके हैं, लगभग जितना थ्योरी था, है ना, रिलेटेड टू द, है ना, बेसिक फिलोसफी ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, सब पर बात हो गई है। अब अगला है कि इंटीग्रल कैसे किया जाए, हाउ टू फाइंड आउट, है ना, इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। तो भैया इंटीग्रल फाइंड आउट करने के मेथड है, एक तो पहला आपका बेसिक मेथड है इंस्पेक्शन मेथड, ठीक, दूसरा आपका है इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और उसके बाद में चौथा है इंटीग्रल बाय पार्ट्स। लेकिन जो है स्टैंडर्ड में 3 ही पढ़ा जाता है, इंस्पेक्शन मेथड को एक जो है वेरिफिकेशन के तौर पर चेक किया जाता है। तो इंटीग्रल बाय इंस्पेक्शन हम लोग जो है कुछ फंक्शन का करके चेक कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है, कुछ फंक्शन का हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये हमारा क्या लिखा है, इंटीग्रल बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है, कि इंस्पेक्शन मेथड में क्या करते हैं, फंक्शन दिया रहेगा, है ना, और कहेगा कि इसका एंटी डेरिवेटिव बताइए, इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव दोनों एक ही चीज है ना, क्योंकि डेरिवेटिव का उल्टा ही एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या है, डेरिवेटिव का एंटी ही तो है, इसलिए उसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं।
तो एक क्वेश्चन में इसमें एक हमारा ये ए वाला पूछ रहा है ना, या मैंने मान लो कि फाइंड आउट द, इसने क्या कह दिया, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, और यहाँ पर इसने क्या कह दिया, ये इंटीग्रल। ठीक है भैया, आपका ये वाला लिखा हुआ है cos 2x और बी वाला लिखा है 1/x। ये दो फंक्शन मैं जो है सॉल्व कर रहा हूं। पहले इसका हम लोग कर लेते हैं ए वाले का। आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका कर दीजिए sin 2x। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू 2। तो फाइनली क्या मिला बेटा हमको, डी बाई डी एक्स ऑफ ये sin 2x का, ये कुछ मुझे क्या मिला, 2 cos 2x। और इसको इधर ले आइए, है ना, इसको कहाँ लाएंगे, इधर ले आएंगे। तो जब आप इसको इधर ले आएंगे तो ये मुझे क्या मिल रहा है, 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ ये sin 2x, ठीक, इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 2x। ठीक है, हाँ, तो ये मेरा इधर आ जाएगा जब डी बाई डी एक्स ऑफ sin 2x का क्या हो जाएगा, ये मुझे क्या मिल जाएगा, sin 2x अपॉन 2 इक्वल टू ये मेरा क्या लिखा भैया, cos 2x, है ना। 2x अपॉन 2 नहीं है, इसको 1/2 रखो, नहीं तो उधर आ जाएगा तो ऑपरेशन में आ जाएगा। तो जरा चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, फिर ट्रांसपोज करके ये उधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ये sin 2x अपॉन 2 इक्वल टू ये मेरा क्या लिखा दिया, cos 2x। हेंस इसका एंटी डेरिवेटिव यही हो जाएगा, है ना। एंटी डेरिवेटिव कह दीजिए, चाहे जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल बोल दीजिए, इंटीग्रल बोल दीजिए। तो ये कौन हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, cos 2x का क्या आ जाएगा, sin 2x अपॉन 2। ठीक, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट वाला जो मेरा प्रॉब्लम है, ये वाला हमारा क्या लिखा है, अब 1/x क्या दिया हुआ है। आप ये जानिए कि जो दिया हुआ है वो किसका डेरिवेटिव हो सकता है, तभी आप थ्रू द इंस्पेक्शन मेथड, है ना, यू कैन जो है प्रोसीड द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अबे डेरिवेटिव में पता होना चाहिए कि 1/x किसका है भैया, log x का है ना, e बेस x। तो मैं बी वाले को सॉल्व कर रहा हूं, ये मेरा क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ e बेस x इक्वल टू ये मेरा क्या लिखा है, 1/x। और एक कंडीशन है, इफ x इज व्हाट, पॉजिटिव 0। इसको मैंने क्या ले लिया, एक इक्वेशन ले लिया है। अब दूसरा कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, ये क्या लिखा है, लॉग ऑफ ए माइनस एक्स। ठीक, इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1/-x। बहरहाल अलग बात है कि लॉग जो है निगेटिव रियल नंबर पर डिफाइंड नहीं है, वो कॉन्सेप्ट वहां पर दूसरा है, यहाँ पर हम चीज जो है समझ रहे हैं। डोमेन रेंज में बात की बात है, यहाँ हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट को समझना है। ये क्या हो जाएगा, इनटू ये -1 इफ x इज लेस देन 0, कंडीशन है भाई। अब आप एक बात बताओ, 1 से 1 ये माइनस से माइनस कट गया, तो इसका वैल्यू ये क्या फिर आ जाएगा, 1/x। ये मुझे इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। ठीक, तो अब आप क्या लिखेंगे, कंबाइन इक्वेशन, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड और फर्स्ट को कंबाइन करो। तो ये मुझे क्या मिल रहा है, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग e पे बेस x इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है, ये 1/x। हेंस log e पे बेस x इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x। ठीक,
इस फंक्शन का 1/x का एंटी डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, log e पे बेस x। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में वैसे लिख देता हूँ, log e पे बेस x। ठीक, ये मेरा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम ये हो गया। और भी एक प्रॉब्लम हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना, 2-3 सवाल तो कम से कम प्रैक्टिस ही कर लिया जाए। एक्सपोनेंशियल पर कहाँ है, सी वाले में, e पे पावर है ना 3x। तो भैया इसका डेरिवेटिव पहले कर दीजिए, क्या हो जाएगा, e पे पावर 3x का क्या हो जाएगा, 3 इंटू ई पे पावर ये 3x हो जाएगा। डेरिवेटिव मैंने किया, आप क्या करेंगे, अब इसको पलट दीजिए, इधर ले आइए। तो 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ ये e पे पावर क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू e पे पावर 3x। तो अब फिर ये उधर जाएगा, इसको यहाँ ट्रांसपोज करो, तो d अपॉन डी एक्स ई रेस 3x अपॉन 3, फिर e पे पावर 3x इक्वल टू, बेटा इसका एंटी डेरिवेटिव मुझे क्या मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, हेंस e पावर 3x का क्या हो जाएगा, e पे पावर 3x अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और भी क्वेश्चन कर लें इस पर, प्रॉब्लम तो भाई बहुत है, बस ये है कि आपको फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, कुछ फंक्शन के जो है हम लोग जो है इंपॉर्टेंट फार्मूलों को भी हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमारा ये जो पहला नंबर वाला है फार्मूला, ये हमने लिखा 1/x और dx इक्वल टू, ये मेरा क्या हो जाएगा, log e पे बेस x और प्लस c। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो भैया वही चीज मिल जाएगा। दूसरा हमारा क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन, ओ सॉरी, ये क्या हो जाएगा, x रेज n dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और ये प्लस c। c क्या बताता है भैया, आप पहले पढ़ चुके हैं, through the geometrical interpretation that indefinite integral represent a family of a curve rather than a single curve। भैया ये पूरी फैमिली को बताता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारा हो गया। तीसरा वाला फार्मूला हमारा क्या लिखा है, इंटीग्रल ऑफ, कोई फार्मूला कह दिया, जैसे ये 1/√, ये 1 - x² dx, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x और प्लस c। ठीक, चौथा वाला फार्मूला हो गया इंटीग्रल ऑफ 1/+x² इंटू dx, ये मेरा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। ठीक है, पांचवा वाला क्या हो जाएगा, इंटीग्रल a रेज x dx, तो ये क्या हो जाएगा, a पावर x अपॉन log e पे बेस ये प्लस c। ये सब फॉर्मूले हैं, ये सब आने चाहिए, चेक कर लेते हैं, है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और नहीं भाई कुछ गलत होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे हैं फार्मूले। क्वेश्चन नंबर, ये प्रॉब्लम नंबर 6 वाला फार्मूला है कि 1/मॉडुलस ऑफ x √x² - 1 इंटू dx, इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये सेक इनवर्स x प्लस c। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ जो है इंटीग्रल थे। ठीक है, कुछ ऐसे बेसिक फार्मूले पर जो है बात किया जाएगा। बच्चों जैसे जैसे जो है प्रॉब्लम आता जाएगा, हम लोग जो है उसको फार्मूले को जो है लिखते जाएंगे। अगला जो है हम लोग बात कर लेते हैं इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चूंकि क्या नाम, हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है इसमें। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं कि जब एक फंक्शन दिया हो और उसका डेरिवेटिव भी उसमें दिया हो, है ना, फंक्शन भी दिया हो और उसका डेरिवेटिव भी दिया हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फिर उसके बाद तो हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे ही, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रल बाय पार्ट्स, है ना,
पर्टिकुलर फंक्शन, ये सब सारी चीजें हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट्स ठीक है। तो बेटा पहला मेथड ही हमारा है इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग जो है उसको स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और मैंने क्या बताया बेटा कि ये फॉर्मूला कब यूज होता है, ये मेथड कब यूज होता है, जब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों दिया हो। ठीक, लेट कि ये हमारा कोई एक फंक्शन है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स एंड डी एक्स। सपोज कि वो फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव क्या है, ये डी एक्स है। ठीक, तो हम लोग लेट कुछ सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू, ये हमारा क्या लिखा है, जी टी। और ये एक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, टी के ऊपर, क्योंकि टी यहाँ पर ट्रीट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेफिनेटली एक्स विल बी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टी। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू जी डैश टी। देन डी एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, जी डैश टी, और ये डी टी। अब आप क्या होगा भैया, ये भी फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव भी है, ये दिखा रहा है इस तरीके से। तो इंटीग्रल ऑफ एफ, और x की जगह पर ये क्या हो जाएगा, जी टी, एंड डी एक्स की जगह पर ये क्या हो जाएगा, जी डैश टी इंटू ये डी टी। ये हमारा है इंटीग्रल बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, जैसे एक एग्जांपल से हम लोग जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन प्रोसीड सम एग्जांपल, है ना। चलिए भैया, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल से हम लोग जो है इसको समझ लेते हैं। ये इंटीग्रल हमारा क्या लिखा है, log e पे बेस x अपॉन x इंटू ये dx। भैया इसको थोड़ा सा एक जो है फॉर्मेट में लिख दो आप। ठीक है, ये क्या लिखा है, log e पे बेस x इंटू ये 1 अपॉन x इंटू dx। इसको t मान लो, लेट ये क्या हो जाएगा, log e पे बेस x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, t मान लो, नहीं सॉरी, t इक्वल टू है ना समथिंग, t इक्वल टू ये क्या मिला, मैंने मान लिया log e पे बेस x मान लिया। तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, ये log e पे बेस x है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है भैया, आप क्या करेंगे, ये dt इक्वल टू ये मेरा उधर चला जाएगा, तो 1 अपॉन x और dx है ना, ये मुझे मिलेगा। अब ये सारे वैल्यूज को यहाँ पर रख दो, इंटीग्रल इसका वैल्यू ये क्या हो जाएगा t, और इतने का वैल्यू क्या हो जाएगा dt। अब इसका पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस सी। तो आगे आपका क्या हो जाएगा भैया, टी स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स log e पे बेस x पूरे का स्क्वायर, ठीक, और बाई 2 और ये प्लस सी। इस तरीके से जो है इस वीडियो में हमने इस प्रॉब्लम को क्या किया, सॉल्व किया। कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए भाई, मैंने मान लिया है ना, लेट टी इक्वल टू log e पे बेस x। हाँ ठीक है, डी टी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, वैल्यू को रख दिया। इसका log e पे बेस x क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, डी टी, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। हाँ भाई ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो है क्या पढ़ लिया इस लेक्चर में, है ना, सम रिव्यू ऑन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। उसमें हम लोगों ने जो है प्रीवियस लेक्चर में छूट गया था, उसको भी कवर कर लिया कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से एक रिजल्ट मिला, क्या मिला कि इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, अ फैमिली ऑफ कर्व रेदर देन ए सिंगल कर्व। उसके बाद उसके प्रॉपर्टी पर बात हुई, फिर इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन जो इंटीग्रल का पहला मेथड है, आज हम लोगों ने बात कर लिया। कब यूज होता है, व्हेन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव आर प्रेजेंट नाउ, एक प्रॉब्लम में
तब ये यूज होता है। मैंने एक एग्जांपल भी किया, कुछ फार्मूलों पर भी हम लोगों ने जो है स्टडी किया है। बच्चों आप लोग इतने को अच्छे तरीके से वॉच करो, बाकी बात जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।